गुड मॉर्निंग है। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। फोर्स जो एक्ट कर रहा है पार्टिकल पे वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। फोर्स कैसा है? वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। और ये पार्टिकल जो है वो इसके अलोंग जा रहा है, एक बार इसके अलोंग जा रहा है y इक्वल्स टू एक्स, और एक बार मैं ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक बार पाथ वन पाथ टू, कहाँ से कहाँ? 0 to 0, 1 to 1, 1 1, 0 0 1 1। Find the work done by this force to move a particle from 0 0 to 1 1. Find the work done by F to move a part to displace a particle from 0 0 to 1 1, 0 0 to 1 1 along path 1 and path 2, path 1 and path 2, path 1 and path। एक बार फाइंड कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। राइट आंसर देखते हैं अपन। वर्क डन फाइंड करेंगे, फोर्स एक्स वाई में है, डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई में कंसिडर करके वर्क डन अपन ऐसे फाइंड कर लेते हैं। एफ डॉट डी एस वाई आई कैप प्लस एस जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो यहाँ से क्या जाएगा? वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स डी वाई। तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ये ऐसा आ गया। अब फर्स्ट केस में अलोंग पाथ अलोंग y इक्वल्स टू x, वर्क डन क्या आ जाएगा? वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो y की वैल्यू को x पुट कर दीजिए, y इक्वल्स टू x है, तो ये हो जाएगा x डी एक्स, और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y डी वाई। ऐसा आ जाएगा, इंटीग्रेट कर सकते हैं अभी। x डी एक्स हो जाएगा प्लस y डी वाई हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1, ये भी 0 to 1। एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना, 0 to 1, और ये y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 0 to 1। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हाफ, ये वाली वैल्यू हो जाएगी हाफ, आ जाएगा 1 जूल। ये आ जाएगा 1 जूल। सेकेंड, अलोंग y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी? y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो y को लिख दीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, ये क्या हो जाएगा? रूट वाई डी वाई। तो इसको इंटीग्रेट कर देते, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई रेस टू हाफ डी वाई। एक मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना मुझसे?
x में ही चेंज कर दे तो चलेगा क्या? इससे 1 आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा 1। हाँ आना चाहिए, एक्स स्क्वायर है ना, 1/3 आ जाएगा, देख लेते हैं। 0 to 1 0 to 1 0 to 1, तो यहाँ से क्या आएगा? W2 W1, तो यहाँ से W2 की वैल्यू क्या हो जा रही है? x³/3, और ये आ जाएगा y⁻³ अपन 3/2। 0 to 1 0 to 1, तो W2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये तो 1 आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 2/3, इसकी वैल्यू 1⁻³ -0, तो ये 1⁻³ 1 ही आएगा। तो W2 की वैल्यू क्या हो गई? 1/3 + 2/3, आंसर क्या आ जाएगा? 3, 1 + 2, तो ये आ जाएगा 3/3, मतलब 1 जूल। दोनों का क्या आ रहा है? 1 जूल। इसका मतलब ये फोर्स जो है, हेंस F क्या है? पाथ तो डिफरेंट था बट वर्क डन सेम आ गया, इसका मतलब F इज कंजर्वेटिव इन नेचर। F इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अब देखो एक चीज क्लियर हो गई कि जहां पे भी ऐसा फोर्स आ गया, F = y_i + xj, कैसा फोर्स? F = y_i + xj, कहीं पे भी अगर ऐसा फोर्स दिखे वो कंजर्वेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कंजर्वेटिव। तो देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे, एक बार पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, नोट कर लो। सर 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 वो आपने लिमिट्स कैसे डाला, वो बता सकते हो प्लीज? अरे लिमिट्स है कहाँ से कहाँ तक, ये तो चेक कर लो एक बार, क्वेश्चन को तो रीड कर लो। पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0 0 to 1 1। हाँ तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है? 0 to 1। वाई यस, कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है? 0 to 1। तो इसलिए लिमिट्स 0 to 1 जाएगा। ओके सर। सर और जो थर्ड स्टेप है फर्स्ट वाले का, उसमें हम y dy को x dx कर सकते थे। यस, ओके इसको डिफरेंशिएट कर देते तो आ जाता। सेकेंड वाले इक्वेशन में भी y को डिफरेंशिएट कर देते, वो dx² हो जाता, तो वो 2x dx हो जाता, नहीं सर, उससे भी वो वाला आंसर। जो सेकंड वाला स्टेप है हाँ जहाँ हाँ, आ पे जाएगा आ जाएगा। अरे ओके। आ जाएगा, कुछ भी करो ना, आ जाएगा। सर थोड़ा नीचे का पार्ट दिखा सकते हो प्लीज? सर सर अगर सेकंड वाले में जो x dy है, हम उसको x dx स्क्वायर से रिप्लेस करते, फिर कैसे सॉल्व करते? दक्षिश सर इसको क्या बोल रहे हैं? x dx को क्या बोल रहे हैं?
हाँ सर, सेकंड वाले में एक्स डी वाई को इफ आई रिप्लेस्ड विद एक्स डी एक्स स्क्वायर तो फिर सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते सर? नोट करो पहले इतना, ठीक है, पहले इतना नोट कर। क्या? देखो ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जहां पे आपको दिख जाए एफ कंजर्वेटिव है, तो देखो यहाँ पे एफ क्या आ रहा है, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस ये आपका क्या आ रहा है, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट, ये आ जा रहा है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो ये क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये कुछ है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये कुछ। देखो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसा ले लूँ, जेड, जेड इक्वल्स टू एक्स वाई ले लिया, जेड इक्वल्स टू क्या लिया, एक्स वाई। इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ टी के किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डी जेड बाई डी टी। तो ये डी एक्स वाई बाई डी टी हो जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डी जेड बाई डी टी, एक को कांस्टेंट रख दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरे को कांस्टेंट रख दो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो, राइट, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से देखो डी टी हटा दो, तो क्या हो जाएगा, डी जेड इक्वल्स टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, होगा क्या ऐसा? डायरेक्ट इसको लिख सकते थे ऐसा, डी लगा दिया, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। तो डी जेड इक्वल्स टू, एक बार इसको कांस्टेंट रखा, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, उसको कांस्टेंट रखा जिसको डिफरेंशिएट किया था, और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा। बेसिकली ये क्या है, जेड है क्या, डी ऑफ एक्स वाई। तो डी ऑफ एक्स वाई को आप लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। डी ऑफ एक्स वाई को आप ऐसा लिख सकते हैं। सर एक क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है या फिर अलग से नोट नहीं नहीं, लिखना है? कंटिन्यूसली नहीं है, वही आंसर वही आ गया, तो समझो ना वही इसको है डायरेक्टली क्या? कैसे सॉल्व कर ओके, सकते यस सर, अंडरस्टूड। हैं। एरो लगा दिया मतलब अलग। तो यहां से क्या आ जाएगा, आप ऐसा लिख सकते हो, डी एक्स वाई हो जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। मतलब ये वाला जो टर्म दिख रहा है आपको एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, उसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई। इस पूरे टर्म को आप लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई। जैसे मुझे इसको क्या करना है, z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, तो लिख दिया डी जेड बाई डी टी इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी जेड बाई डी टी इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, यही होता था ना चेन रूल, डी एक्स बाई डी टी। तो ये डी जेड बाई डी टी की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा टू एक्स डी एक्स बाई डी टी, डी टी हटा दो, तो आप डी जेड को क्या लिख सकते हैं, टू एक्स डी एक्स। मतलब डायरेक्टली मैं बोलूँ तो डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स आ जाएगा। कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है तो मैं डायरेक्टली अभी लिख रहा हूँ, जैसे कहीं पे ऐसा दिख जाए डी एक्स स्क्वायर वाई, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, एक बार इसको कांस्टेंट रख दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे को कांस्टेंट रखा, पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, वाई को डिफरेंशिएट कर दिया, डीवाई हो जाएगा, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। वाई को कांस्टेंट रखा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया, बट ऐसा डीएक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, डीएक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डीएक्स। तो एक बार डिफरेंशिएट होगा, तो डी वाई प्लस वाई, ये डायरेक्ट लिख दो टू एक्स डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर टू एक्स डी एक्स, बट यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं आप, डीएक्स से डिवाइड कर दिया, डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डीएक्स से डिवाइड कर दिया, डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई, ये हो जाएगा टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस टू एक्स वाई डी एक्स, टू एक्स वाई डी एक्स। तो कहीं पे ऐसा दिख जाए, ये आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, कहीं पे ऐसा दिख जाए आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, कहीं पे ऐसा दिख जाए या ऐसा दिख जाए आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर मैं फोर्स को लिखूं, अब यहाँ से उसी को सॉल्व करने का सेकेंड मेथड है ऑल्टरनेटिवली।
तो वॉकडन आप क्या लिखोगे, वॉकडन इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, है ना। तो एफ डॉट डी एस की वैल्यू क्या आ जा रही है आपको, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, एक्स डी वाई। अब अपने को पता है कि ये फोर्स कैसा है, ये जो फोर्स है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये कंजर्वेटिव है। तो आगे क्वेश्चन आएगा तो पाथ नहीं देखना है, बिकॉज आपको पता है कहीं पे भी क्वेश्चन ऐसा दिख जाए वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, आपको समझ लेना है कि ये फोर्स कैसा होगा, ये फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है, ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो अपने को पता है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है, तो आप यहाँ से तो पाथ का कोई ये है ही नहीं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से अपने को मतलब है। तो ये क्या डायरेक्ट इसको आप लिख दो, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन से, तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को आप लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई। क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई। तो मैंने ऐसा लिख दिया डी ऑफ एक्स वाई। अब ये कहां से कहां तक वैरी करेगा, लिमिट्स 0 0 टू 1 1, 0 0 टू 1 1। अब देखो आपको बताया है इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ समथिंग, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डी के साथ कुछ आ गया ये समथिंग, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, समथिंग प्लस सी। लिमिट्स होगा तो सी नहीं आएगा, लिमिट्स यहाँ पे लिमिट्स नहीं होगा तो सी आएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो डी ऑफ समथिंग इज समथिंग प्लस सी, समथिंग प्लस सी, राइट। तो ये वही है डी ऑफ समथिंग, डी ऑफ एक्स वाई, है ना। तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, समथिंग आ जाएगा, समथिंग में क्या है, एक्स वाई है, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स वाई, लिमिट्स 0 0 टू 1 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, आंसर आ जाएगा 1 जूल। आंसर क्या आ जाएगा, 1 जूल। तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, उससे पता चल गया आपने को कैसा है, कंजर्वेटिव है। यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसा दिखे वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, आप ऐसा लिख दो, जो भी लिमिट सब पुट कर दीजिए और डायरेक्टली आपको कुछ आंसर आ जाएगा। कुछ आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। तो डी एक्स वाई को डायरेक्ट ऐसा लिख सकती है, ये सब तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए जेड ले लिया, इसको टी से डिफरेंशिएट किया, फिर टी को dt को कैंसिल किया, यहाँ पे भी वैसा किया। आप डायरेक्टली लिखो डी एक्स वाई है, एक को कांस्टेंट रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको कांस्टेंट रखा, जिसको कांस्टेंट रखा था उसको डिफरेंशिएट किया। जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, वाई को डिफरेंशिएट किया, वाई कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता, dx होना चाहिए। तो dx स्क्वायर है, dx से डिवाइड कर दिया, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा ये, और ये dx हो गया। तो आ गया ना एक्स स्क्वायर dy प्लस 2xy dx। नोट कर लीजिए आप। सो ये जो 3 पार्ट है ऊपर, ये जो नीचे, वो अलग अलग है ना, कि ये वो एक ही क्वेश्चन है आपको तो? ये क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई है, ये समझा रहा हूँ कि इसको कैसे लिखना होता है यार। एक्स स्क्वायर है तो उस पर डी एक्स स्क्वायर लिखा तो क्या आएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई लिखा तो क्या आएगा। ओके सर। समझ में आना चाहिए ये चीज, सेम लग रहा है तो समझ में आ रही बात, सेम फंक्शन है।
डन। डन सर। फाइंड the work done by f equals to y I cap plus x j cap in displacing a particle from 1 to 3 4। बताइए आंसर। मीटर में ये सब, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, कोऑर्डिनेट्स जो है वो मीटर में। तो अब पाथ की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बिकॉज ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। तो सिर्फ मुझे इनिशियल और फाइनल पोजीशन चाहिए वर्क डन फाइंड करने की। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन चाहिए वर्क डन फाइंड करने की। राइट, फाइंड करो क्या। सर यस सर। सर तो जब भी फोर्स वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप है तो वो हमेशा कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव होगा, यस। ओके। क्या आ जाएगा आंसर, वर्क डन इज एफ डॉट डी एस वाई आई का प्लस एक्स जे का डॉट डी एक्स आई का प्लस डी वाई जे का। ये हो जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। इसको आप लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई है। डी ऑफ एक्स वाई लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वारी कर रही है, तो लिमिट्स जो वारी कर रही है 1 to 2 to 3 to 4, मतलब 3 4 1 2। तो ये x है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x बाय लिमिट्स 1 to ये 3 4। तो यहाँ से पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या आ जाएगा 3 into 4 minus 1 into 2, तो 12 minus 2 आंसर आ जाएगा 10। आंसर क्या आ जाएगा 10। डन। नेक्स्ट लिखेंगे अपन सर एनर्जी। क्या बोलो, पाथ की बनोगा तो क्या, तो पाथ गिवन होगा तो हम पहले वाले से ऐसे सॉल्व करेंगे ना, पाथ नहीं गिवन होगा तो ऐसे सॉल्व करने का ना सर। पाथ गिवन भी होगा और ये फोर्स दिया हुआ है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ऐसे ही सॉल्व करना है। क्योंकि ये फोर्स कैसा है, F इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव है। तो ये पाथ से भी सॉल्व करेंगे आंसर यही आएगा, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे आंसर यही आएगा। तो जब पता है अपने को कि F कहीं पे अगर आपको ऐसा फोर्स दिख जाए वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, तो ये फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव होगा तो डायरेक्टली आप ऐसा ही सॉल्व करो, कंजर्वेटिव है तो ऐसे ही सॉल्व करना है। पाथ गिवन है या नहीं गिवन है उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर? सर यस सर। सर जब फोर्स हम वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप लिखते हैं उसका ये मीनिंग होता है ना कि जो एक्स वेक्टर है वो वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है और वाई वेक्टर यस एक्स कोऑर्डिनेट पे। यस। ओके सर। नेक्स्ट लिखेंगे एनर्जी। नेक्स्ट आएगा एनर्जी।
वर्क डन अपन ने कर लिया है। नेक्स्ट क्या आएगा, एनर्जी। साथ में कॉपी करो इसको, एनर्जी। The capacity of doing work, the capacity of doing work is known as capacity of doing work is known as energy। इसे क्या बोलते हैं, एनर्जी। बेसिकली ये जो एनर्जी है ये मैकेनिकल एनर्जी, इस केस में यही टोटल एनर्जी हो जाए। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जो है ये जूल है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी कैसी क्वांटिटी, स्केलर, इज अ स्केलर। ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, या इसी को इस चैप्टर में अपन एनर्जी बोल रहे हैं। टोटल एनर्जी तो नहीं है, बट दूसरी एनर्जी आएगी नहीं, कोई दूसरी एनर्जी नहीं आएगी तो इसी को टोटल एनर्जी भी बोल सकते हैं आप। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो दो टाइप का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा आएगा पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप का होगा, दो टाइप का, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको सेपरेटली पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी देन पोटेंशियल एनर्जी। कॉपी कर लो। Sir, so what is the difference between work and energy? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। Yes, sir. वर्क क्या होता था, वर्क के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट, Uh, sir, work के लिए ऐसे समझ में आएगा। बेसिकली क्या होता है, जो एनर्जी होता है ना, जो आप इस पे वर्क करते हो वर्क, वही वर्क इसके एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कोई एक्सटर्नल एजेंट इस पे वर्क कर रहा है ना, तो वो वर्क इसके एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कैसे, आप समझो इसको एक बार समझ लेते कैसे। जैसे ये अभी रेस्ट में, तुम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ये मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि ये फोर्स जो है इस पे कुछ वर्क कर रहा है, राइट। yes sir. ये मूव कर रहा है तो ये फोर्स इस पे वर्क कर रहा है। तो अब ये बताओ, ये वर्क कर रहा है, इसके वर्क करने की वजह से इसके अंदर, इस फोर्स की वजह से इसके अंदर वेलोसिटी आई ना। Yes sir. तो इसके अंदर पहले कोई पोटेंशियल, कोई काइनेटिक एनर्जी थी क्या, नहीं थी sir. रेस्ट में थी। अच्छा, इसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वैसे ही, इसका हाइट या पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है ना। जब हाइट चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। सेम पोजीशन मतलब सेम फ्लैट सरफेस पे ये मूव कर रहा है, तो इसकी पोटेंशियल Yes sir. एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो बेसिकली अगर ये मूव कर रहा है तो इसके अंदर क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया ना। Yes sir. इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, इसके पास एनर्जी तो थी नहीं पहले। तो ये जो वर्क कर रहे हैं यही Work वर्क किस में and कन्वर्ट हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली okay एनर्जी क्या sir. होगा, जो आप वर्क कर रहे हो वही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। Okay sir. सर यस सर। फिर मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, नो नाउ इट हैज कैपेसिटी टू डू वर्क ऑन अदर बॉडीज दैट ब्लॉक, तो उसी को एनर्जी बोल देंगे। यस। ओके।
नेक्स्ट लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। सर 1 मिनट रुकोगे प्लीज, थोड़ा सा बचा दो। इतना नोट करने में कितना टाइम जाएगा? हो गया सर, हो गया, थैंक यू। काइनेटिक एनर्जी के it is the capacity of a body, moving body, your body, it is the capacity of a body to do work by virtue of its motion. Capacity of a body to do work by virtue of its motion, of its motion. It is the capacity of a body to do work by virtue of its motion. Motion की वजह से आएगा ये. It is defined as kinetic energy equals to half mv square. ये डिफाइन है पहले से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर है तो ये ऐसा भी हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर को आप लिख सकते हैं v डॉट v, a डॉट a क्या होता है? a cos 0, वेक्टर a डॉट वेक्टर a सेम वेक्टर है, मतलब एंगल 0 है, a cos 0 मतलब a स्क्वायर, वही v स्क्वायर को आप लिख सकते हैं v डॉट v। तो देखो मास कभी नेगेटिव होगा नहीं, v स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर कोई भी मूविंग बॉडी है तो फॉर अ मूविंग बॉडी काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। या रेस्ट में बॉडी होगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, रेस्ट में बॉडी होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव when the particle is in motion, when the particle is in motion. Kinetic energy is always positive when the particle is in motion. Particle किसमें है? मोशन में होएगा तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। SI यूनिट इसकी क्या होती है? SI यूनिट जूल। एनर्जी है तो जूल, एनर्जी है तो जूल। Relation between kinetic energy and linear momentum. Relation between kinetic energy and linear momentum. Linear momentum. तो सपोज एक पार्टिकल है, मास m है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ग्राउंड से रेस्ट में है। देखो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि वेलोसिटी जो होती है वो फ्रेम डिपेंडेंट होती है। ये किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है वेलोसिटी, राइट? तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी नहीं तो साइड में कहीं पे लिख, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड। तो इसलिए मैंने ऑब्जर्वर को यहाँ लिया, ऑब्जर्वर किसमें? रेस्ट में है, तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है? इसकी वेलोसिटी v, वेलोसिटी क्या ऑब्जर्व कर रहा है? v। तो इसके रिस्पेक्ट में ही अपन लिख रहे हैं, ये ऑब्जर्वर है, क्या है? ऑब्जर्वर, और ये रेस्ट में, ये ऑब्जर्वर रेस्ट में, तो ये v से जा रहा है। तो अब इसकी जब काइनेटिक एनर्जी को ये ऑब्जर्व कर रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल के की वैल्यू को क्या ऑब्जर्व करेगा ये ऑब्जर्वर? हाफ mv स्क्वायर। लीनियर मोमेंटम क्या ऑब्जर्व करेगा? लीनियर मोमेंटम p इक्वल्स टू mv,
ये ऑब्जर्व करेगा ये। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, P इक्वल्स टू mv है तो मैं P स्क्वायर इक्वल्स टू लिख देता हूँ m स्क्वायर v स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय m, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय m। तो यहाँ से P स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहाँ से इसको बोल सकते हैं P की जो वैल्यू होगी P इक्वल्स टू, ये एक रिलेशन आ गया 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का जो है एक रिलेशन आ गया अपने को, P इक्वल्स टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज P स्क्वायर बाय 2m, P स्क्वायर बाय, तो ये एक रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंट। नोट कर लीजिए। Sir, can you show lower part, please? एक मिनट थोड़ा वेट कर लो, बाकी सबको नोट करने दो। सर ऐसा कैसे Yes. पॉसिबल है कि लाइक इफ आई ऑब्जर्व फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम देन पार्टिकल का एनर्जी चेंज हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी ना यार, यस सर। तो वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज नहीं होगी क्या? यस सर। यस वेलोसिटी डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ये बताओ पहले। यस। तो जब डिपेंड कर रहा है, तो जब किसी डिफरेंट फ्रेम से वो ऑब्जर्व करेगा, सपोज ये 5 मीटर से जा रहा है और ये 3 मीटर से जा रहा है, तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा, इसकी वेलोसिटी कितना ऑब्जर्व करेगा, ये 5 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड अहेड। 2 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा खुद के रिस्पेक्ट में, इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या बताएगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो जो ऑब्जर्व कर रहा होगा वो क्या बोलेगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेगा, हाफ m इंटू 2 स्क्वायर लिखेगा ना, यस सर। हाफ m इंटू 5 स्क्वायर लिखेगा, वो 5 दिख ही नहीं रहा है उसको, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो वो कैसे लिखेगा हाफ m इंटू 5 स्क्वायर, उसको वेलोसिटी वो 2 ही ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या बताएगा, हाफ m इंटू 2 स्क्वायर। अच्छा ओके सर। एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, डिफरेंट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंट होगी। If the kinetic energy of the body is increased, if the kinetic energy of the body is increased by 10%,
by 10%, then find the increase in, its linear momentum. If the kinetic energy of the body is increased by 10%, सिर्फ बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, मास चेंज नहीं हो रहा। मास तो चेंज हो नहीं सकता ऐसे, चेंज कभी होगा वो आगे बताया जाएगा। अभी मास तो चेंज होगा ही नहीं, मास नहीं चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज। तो उसकी वजह से लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, तो वही फाइंड करना है। देखो यस, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो कुछ इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अज्यूम करनी चाहिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं K1 बोल देता हूँ, इसकी वैल्यू K1 नहीं K1 हो गया, K1 की वैल्यू K। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2। देखो इंक्रीज बाय 10%, 10% से इंक्रीज हो चुका है, तो K प्लस 1.1 के। यस, इसको मैं 10K/100 ही लिख देता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ, 1 ऐसे ही रहने देता हूँ। देखते हैं कुछ आएगा, कैंसिल होगा, कुछ होगा नहीं होगा। या इसको 11K/10, 1.1 नहीं लिख के ऐसे ही लिखते हैं, देख लेते 1.1 भी करेंगे तो आंसर वही आएगा, ऐसे भी लिखेंगे तो आंसर में कोई चेंज आना है। तो यहाँ से अपने को पता है, अपने को क्या पता है कि K जो होता है काइनेटिक एनर्जी, वो होता है P²/2m, राइट। तो ये जो m है मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट, टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब है K is kinetic energy is directly proportional to P², hence K1/K2 is P1² तो K1/K2 की वैल्यू, K1 क्या है, K2 क्या है? 11K/10, ये जाएगा P1/P2। तो यहाँ से क्या आ गया? 10K से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10/11 इक्वल्स टू P1/P2, राइट। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया ना यार मैंने? तो यहाँ से P1/P2 की जो वैल्यू है, P1/P2 इज √10/11। तो यहाँ से P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा 11/10 इंटू P1। तो इसकी जो वैल्यू होगी कैलकुलेट कर लेना, 1.1 जो रूट आ रहा है उसकी वैल्यू होगी 1.04 P1। ये रूट में जो आएगा 1.1, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.04। तो ये जाएगा 1.04 P1। मुझे इसमें परसेंटेज चेंज चाहिए, फाइंड द इंक्रीज इन इट्स लीनियर मोमेंटम, परसेंटेज इंक्रीज बोल देना था। तो पहले चेंज कितना आ रहा है? इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम कितना है? इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम, इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा P, ये हो जाएगा P2 माइनस P1। ये कितना आ रहा है? 1.04 P1 माइनस P1, तो ये आ रहा है 0.04 P1। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा? परसेंटेज इंक्रीज है ना, डेल्टा P, ये कितना आ जाएगा? परसेंटेज इंक्रीज जो हो जाएगा वो डेल्टा P/P1 इंटू 100%, राइट। तो ये आ जाएगा आपका
डेल्टा पी 0.4 पी P1 अपॉन 0.04 P1 अपॉन P1 इंटू 100%, ये जाएगा तो आंसर 4% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4% आ जाएगा। राइट, नोट कर लीजिए। तो आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो P1 अज्यूम कर लीजिए, P2 को P1 के टर्म्स में फाइंड करना, फिर चेंज आ जाएगा, चेंज आएगा तो वहां से परसेंटेज आ जाएगा, चेंज आएगा तो वहां से परसेंटेज आएगा। देखो यहाँ से फिर से एक बार का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या अज्यूम कर लिया, लेट्स से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मूविंग पार्टिकल इज k, k1 इक्वल्स टू k, राइट। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, k2 इक्वल्स टू k प्लस 10% ऑफ k, तो ये आ जाएगा 11/10k मतलब 1.1k। ऑल्सो अपने को क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, p²/2m। काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m। मास क्या है, कांस्टेंट है, टू बी कांस्टेंट है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। तो हेंस k1/k2 इज p1² k1 की वैल्यू k है, k2 की वैल्यू 11k/10 है, p1²/p2²। तो यहाँ से मुझे p1/p2 की वैल्यू आ गई √10 तो p2 की वैल्यू हो जाएगी √11/10 p1। तो ये यहाँ से ये आ गया। अभी मुझे इंक्रीज फाइंड करना है, तो इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा p, p2 माइनस p1। तो 1.04 p1 माइनस p1 ये आ गया 0.04 p1। अभी मुझे परसेंटेज चाहिए, इस क्या चाहिए, परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज मतलब डेल्टा p परसेंट फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा p अपॉन, अरे होता था ना जैसे लॉस फाइंड करना है तो लॉस अपॉन cp इंटू 100%, प्रॉफिट फाइंड करना है तो गेन अपॉन cp इंटू 100%, वैसा ही है सेम, परसेंट फाइंड करना है तो, है ना, परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा p अपॉन p1, डेल्टा p अपॉन इनिशियल लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम, डेल्टा p अपॉन इनिशियल लीनियर मोमेंटम इनटू 100%। तो डेल्टा p की वैल्यू क्या है, 0.04 p1, ये p1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4% आ जाएगा। क्या जाएगा, 4%। तो परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज 4%। क्लियर है? डन। सर क्या बोलो, सर आंसर क्या है, 4%? 4%। सर रूट 1.1 का 1.048 है तो 5% आ जाएगा। क्या आ रहा है, √1.1 रूट 11/10 है ना, वो 1.048 है। 048 आ रहा है क्या? हाँ, हाँ तो उसके अकॉर्डिंग कर लो, देख लो 1.1 का 048 आ रहा है तो 5% बन जाएगा। मतलब राउंड ऑफ 1.05 होगा। हाँ तो 5% कर लो फिर उसको, उसमें क्या है, देख लो क्या आ रहा है एग्जैक्टली। इसको 5 कर लेना, अगर 5 आ रहा है तो 5 कर लीजिए, 5 आ रहा है तो 0.5 कर लीजिए, उसमें क्या है। तो 5% कर दो फिर, 5 आ रहा है तो 5% कर लीजिए।
डन। when a man increases his speed by 2 meter per second, he finds that his kinetic energy is doubled. His kinetic energy is doubled. His kinetic energy is double. Find the original speed. Find the original speed of the man. ये क्या? When a man increases his speed by 2 meter per second, कितने से स्पीड इंक्रीज किया? 2 मीटर पर सेकंड से. He finds that his kinetic energy is doubled. उसकी kinetic energy डबल हो चुकी है. तो find the original speed of the man. Or is it inverses or increases? When a man increases his speed or when a man inverses his speed? When a man increases his speed by 2 meter per second, मतलब उसकी Okay, स्पीड sir, अगर okay. है ना 5 मीटर है, 5 मीटर है तो 7 हो गया बस. 5 plus 2 होगा तो 4 हो गया होगा. When a man increases his speed. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर. हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर. अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी v है. इनिशियल वेलोसिटी v1 को v अज्यूम कर लेता हूँ. v1 क्या है? v है. तो अभी इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या मान लें? v2 इक्वल्स टू v प्लस 2. 2 से इंक्रीज हो गई है ना, तो v प्लस 2. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? फाइनल ke2 बोल दीजिए तो ये हो जाएगा 2ke1 या k1. ये ऐसा आ जाए. आप इसको क्या लिखोगे? हाफ m इंटू v2 स्क्वायर. ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ m इंटू v1 स्क्वायर. 4.8 आ रहा है. देख लेते हैं क्या. तो यहाँ से हाफ m कैंसल आउट हो जाएगा. v2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2v1 स्क्वायर. v2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? v प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2v स्क्वायर. क्या आ जाएगा? v 4 आ स्क्वायर रहा है. 4 प्लस 4v इक्वल्स टू 2v स्क्वायर. इसको इस साइड लेकर जाइए तो 0 इक्वल्स टू 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस 4v माइनस 4 इक्वल्स टू 0. इक्वल्स टू 0 तो इस साइड ये. तो 0 इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 4v माइनस 4. तो ये बेसिकली क्या हो गया? v स्क्वायर माइनस 4v माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से अपने को क्वाड्रेटिक आ क्या गया? क्वाड्रेटिक. तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस p प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये हो जाएगा. तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 4 प्लस माइनस 16 प्लस 16 बाई 2. क्या आ जाएगा? 4 प्लस माइनस √32 बाई 2. अब देखो v ये क्या फाइंड कर रहे हैं अपन? मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं ना v का. तो v का मैग्नीट्यूड ये v जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो कांट बी नेगेटिव. मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होएगा ही नहीं. तो ये साइन माइनस साइन नहीं आएगा. हेंस v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 प्लस √32 बाय 2 आ जाएगी.
नेगेटिव नहीं होगा, ये अगर होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज √32 इज ग्रेटर देन 4। तो ये जाएगा 4√32 को आप क्या लिख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 2⁵5। 2⁵5 मतलब 4, 16 इंटू 2 है ना बेसिकली, ये 16 इंटू 2 मतलब 4√2, 4√2/2। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो 1 + √2/2 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू √2 + 1 मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू √2 + 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको काइनेटिक एनर्जी लिखना, 1 मत लिखना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है गिवन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 = 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1। सर 4v+2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2v² में आपको 4v कैसे आया, 2v होगा ना? हाँ सर सर आ गया सर सर। a² + b² + 2ab। हाँ मैं गलत कर रहा था इसमें, सॉरी सर। मैं दूसरे मेथड से किया था ना, उसमें गलती कर दिया था, यही सेम वाली। सर if they had asked us velocity तो दोनों आंसर हो जाता। क्या क्या पूछा जाता वेलोसिटी को? वेलोसिटी पूछते तो दोनों आंसर हो जाता। क्यों दोनों आंसर हो जाते? Sir, because velocity can be both positive and negative, no? Speed can only be positive. राइट। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्वेश्चन क्या बोला है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्या पार्टिकल? No, sir. जब डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा है तो नेगेटिव वेलोसिटी कैसे आ जाएगी? डायरेक्शन चेंज करता तभी नेगेटिव आती है ना यार वैल्यू, राइट? Yes, sir. डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा ना, ऐसा तो नहीं लिखा ना कि डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन चेंज करता तब नेगेटिव आ सकता था, वरना नेगेटिव नहीं है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना फिर। यस, इसीलिए क्वेश्चन में तुमको देगा नहीं ना वेलोसिटी, क्वेश्चन में स्पीड पूछेगा आपसे, या फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऐसा पूछेगा। ये लिखा है 2√2 फिर √2 + 1 लिखा है, √2 + 1। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। it is the capacity of doing work by virtue of its position. It is the capacity of doing work. It is the capacity. It is the capacity of a body
to do work by virtue of its position, by virtue of its position, by virtue of its position। मतलब यहाँ पे पोजीशन जो है वो मैटर। अब समझ लेते हैं कुछ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही कैरो लगा के लिखेंगे, इसी के अंदर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। ये मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये किसी हाइट, कोई भी हाइट है h, ऐसा अज्यूम कर लिया ये हाइट h। तो जब यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा उसका मास m है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं अपन, h हाइट पे है पार्टिकल, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, mgh राइट ना, mgh। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने इस वाले पार्ट को, यहाँ से हाइट h है तो तुमने mgh बोल दिया, मतलब तुम क्या कर रहे हो, ये जो ग्राउंड है इसको आप रेफरेंस ले। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेफरेंस लाइन। पोटेंशियल एनर्जी को जब भी फाइंड करेंगे तो एक रेफरेंस लाइन का होना कंपलसरी है। तो जिसको रेफरेंस अज्यूम कर रहे हैं उसकी पोटेंशियल को अज्यूम कर लेते हैं अपन जीरो। कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं बट जीरो ज्यादा बेटर। क्या अज्यूम करेंगे हमेशा, जीरो। तो ये एक रेफरेंस लाइन होगी। रेफरेंस लाइन हो गया तो जब ये पार्टिकल इस रेफरेंस लाइन पे होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जब ये h हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, mgh। सर ये mgh वाला आया कैसे, डिराइव कैसे हुआ? mgh डेरिवेशन से आता है। जब आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा ग्रेविटेशन, वहां पे समझ में आ जाएगा कि mgh क्यों आ रहा है। बिकॉज ये जो h है, h की ज्यादा वैल्यू नहीं है, h इज लेस देन 1 किलोमीटर, ऐसा बोल दीजिए। अप टू 10 किलोमीटर तक g कांस्टेंट होता है, अप टू 10 किलोमीटर तक g की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो वहां तक के लिए आप mgh लिख सकते हैं, उसके बाद आप mgh नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद आपको ग्रेविटेशन जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे वहां से आएगा। अभी आप सिर्फ इतना जान लो q की वैल्यू mgh होती है, सिर्फ इतना जान लेना। ओके ठीक है। और आपने 9th-10th में भी कुछ तो पढ़ा होगा u इक्वल्स टू mgh। यस सर। ग्रेविटेशन में इसका डेरिवेशन है, अभी नहीं आएगा। तो mgh हो गया। अभी किसी ने रेफरेंस अगर सपोज इसको अज्यूम कर लिया, देखो तो यहाँ से ये बताओ कि u की वैल्यू आ गई mgh, ये u0, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है, डेल्टा u। चेंज इन pe पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा mgh माइनस 0, राइट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh। किसी ने इसको रेफरेंस अज्यूम किया, रेफरेंस, बट इसने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो अज्यूम नहीं किया। अपने को जीरो ही कंसिडर करना है, बट किसी ने अज्यूम नहीं किया। लेट्स से इसकी वैल्यू है u0, इसकी वैल्यू क्या है u0। तो यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी u0। कोई पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसका मास है कितने हाइट पे, h हाइट पे। तो अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या लिखेंगे, u0 प्लस mgh। पहले से इसकी पोटेंशियल एनर्जी u0 है, h हाइट पे आ गए, पहले से इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो थी, इसीलिए h हाइट पे आने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh, 0 प्लस mgh। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी u0 है, जब यहाँ से यहाँ आएगा, क्योंकि इस रेफरेंस लाइन पे भी इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी है, तो उसको तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, कहीं पे भी जाएंगे इसको ऐड करना ही पड़ेगा। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी u0 प्लस mgh। क्या हो जाएगी, u0 प्लस mgh। अभी भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा u, ये आ जाएगा u0 प्लस mgh माइनस u0, है ना, तो mgh। तो ये बताओ क्या चेंज इन, यहाँ पे भी mgh आ रहा है, यहाँ पे भी mgh आ रहा है, तो क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है क्या, रेफरेंस लाइन पे डिपेंड कर रहा है क्या? नो सर। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आपने u0 लिया है तो भी mgh आ रहा है, यहाँ पे आपने जीरो कंसिडर किया है तो भी mgh आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे यहाँ पे जीरो लिया है तो इसकी वैल्यू mgh हो गई, यहाँ पे u0 लिया है तो इसकी वैल्यू u0 प्लस mgh हो गई।
राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमेशा ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, हमेशा ये टर्म क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। देखो किसी ने क्या किया है, ऐसा अज्यूम कर लिया है, इसको रेफरेंस लाइन अज्यूम किया, यू को 0 ले लिया, यही रेफरेंस लाइन है, यही क्या है, रेफरेंस लाइन। तो अगर पार्टिकल यहाँ पे होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, अगर यहाँ पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर ये h हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। अगर ये h जो है वो डाउन है तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस mgh। क्या हो जाएगी, माइनस mgh। क्लियर है, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। सर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का क्या मीनिंग होगा? मतलब रेफरेंस लाइन से बिलो है, नेगेटिव का मतलब वही है, रेफरेंस, जिसको रेफरेंस लाइन अज्यूम कर रहे हैं उससे उसकी हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में ये हो जाएगा, किसी और दूसरे के टर्म्स में कुछ और आ जाएगा। सर जैसे जब पॉजिटिव होता है पॉजिटिव एनर्जी, का मतलब ये हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हुआ होगा, यहाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हुआ है, यहाँ पे ग्रेविटी के अलॉन्ग वर्क हुआ है, इसका मतलब ये हो गया, जिस डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में वर्क होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी, और जिस केस में इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी। सर तो मैं बॉडी को रिलीज करूंगा फिर कहाँ पे जाएगा जब वो नीचे है? कहाँ पे, नीचे वाला केस में, माइनस यहाँ पे इसको Yes, sir. रिलीज किया, यहाँ से यस रिलीज किया तो आगे कुछ होना चाहिए ना, तो और डाउन जाएगा, अगर ये फ्री स्पेस है तो और डाउन जाएगा। क्या रिलीज करके क्या करना चाह रहे हो, सर ये नहीं, मैं बताओ बोल ना। रहा हूँ जैसे पॉजिटिव वाला जब mgh बॉडी बिल्डिंग के ऊपर है, मैं ड्रॉप करता हूँ तो इट कम्स टू द अर्थ, तो जब नीचे नेगेटिव है तो फिर कहाँ पे जाएगा, वो मैं पूछ रहा था। सर आपको नेगेटिव बात है, एक मिनट रुको, नीचे नेगेटिव है तो कहाँ कहाँ जाएगा, क्या कहाँ क्या जाएगा, अरे रेफरेंस लाइन तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है ना यार। यस सर यस। ये ग्राउंड है, मैंने इसको रेफरेंस लाइन ले लिया, इसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दिया, ये रेफरेंस, ये ग्राउंड है, ग्राउंड क्या है ये, इसको रेफरेंस लाइन ले लिया, यहाँ पे ये एच है, यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh हो जाएगी, यहाँ से रिलीज करो ग्राउंड पे आ जाएगा। अच्छा ओके सर, समझा। नोट कर लीजिए। सर तो हम रेफरेंस लाइन से ऐड जो उसका पोटेंशियल जो होता है उसको फिर हम ऊपर से ऐड करते हैं ना, ऐसे सेपरेट करते हैं ना? कहीं भी जाएगा रेफरेंस लाइन का जो पोटेंशियल कंसिडर किया है वो हमेशा ऐड होता जाएगा। क्या होता जाएगा, जो पोटेंशियल अज्यूम किया है, जैसे 0 अज्यूम किया, यहाँ पे 0 ऐड हो गया, इस साइड भी आते तो 0 ऐड होता जाता। यू नॉट अज्यूम किया है रेफरेंस लाइन का तो वो हर केस में यू नॉट ऐड होता जाएगा। सर बट ऐसा क्यों मिला सर? तुम्हारे वॉलेट में 100 रुपीज है, राइट, पहले से 100 रुपीज, तुम्हारे डैड ने 500 दिया, कितना होगा तुम्हारे पास, 600। तुम्हारे वॉलेट में पहले से 0 है, डैड ने दिया 500, कितना होगा, 500। ऐड किया ना उसको, हाँ वही है, यही है रेफरेंस, वही क्या है, रेफरेंस। तो इसमें कितना ऐड हो गया, जैसे एच हाइट पे गए इसमें कितना ऐड हो जाएगा, जैसे एच हाइट पे गए इसमें ऐड हो गया mgh आ गया। यहाँ पे थे तो कितना था इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, यू नॉट। जैसे एच हाइट पे गए कितने का पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ, mgh का, तो पहले से यू नॉट है, अभी एच हाइट की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, कितने की, mgh, पहले से था ऑलरेडी यू नॉट। यहाँ पे जब ये पार्टिकल था तो उसके पास ऑलरेडी एनर्जी कितनी थी, यू नॉट। जब ये एच हाइट कवर करेगा तो इसके पास एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, कितने की, mgh की, तो अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, यू नॉट प्लस mgh, यू नॉट प्लस mgh। जो रेफरेंस लाइन पे होता है वो हमेशा होता ही रहेगा, बस खाली ऐड या Yes. सेपरेट।
नोट कर लीजिए। सर यस सर एक पर्टिकुलर रेंज तक तो एम और जी कांस्टेंट रहेगा, तो अपन खाली एच से वो पोटेंशियल चेंज होता रहेगा ना? क्या बोल रहे हैं? पर्टिकुलर रेंज तक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। नहीं एम एम जी मतलब जी तो आपने बोला खाली 10 किलोमीटर तक ही वो रह पाएगा। जी कांस्टेंट होता है, एच के साथ वैरी करेगा सिर्फ, है ना। ठीक है, ऐसे करेगा ना। तो सर हर पॉइंट पे पोटेंशियल से चेंज डिफरेंट होगा ना, मतलब हर हाइट पे हाँ, हाइट चेंज होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जाएगी। हाइट चेंज होती जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जाएगी। देखो यहाँ से ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस लाइन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं 0 एज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पार्टिकल है, मास m है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा mg। मैं इसको एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के यहाँ से यहाँ मूव करा रहा हूँ, स्लोली मूव कर रहा है ये। यहाँ से ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से ये यहाँ पे आ गया। कितना डिस्टेंस कवर किया? h। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टिकल इज मूविंग स्लोली, पार्टिकल इज मूविंग slowly, particle is moving slowly from a to b, from a to, particle is moving slowly from a to b। यहाँ से यहाँ जा रहा है, स्लोली मूव कर रहा है। स्लोली मूव करने का मतलब है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा और उसकी स्पीड जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। उसकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी जितनी स्पीड है उसकी, यहाँ पे भी स्पीड उतनी ही होगी।
नहीं तो फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी एनर्जी, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। देखो यहाँ से, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वर्क डन, इस केस में क्या बोलोगे, अगर एक्सेलरेशन 0 है, हेंस एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू mg हो जाएगा, राइट, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू mg की इक्वल हो जाएगी, तभी एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर मुझे यहाँ वर्क डन फाइंड करना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स W एक्सटर्नल, ये क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल इंटू H, सेम डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, F एक्सटर्नल इंटू H, F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, mgh, F एक्सटर्नल क्या है, mgh, कोई एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी mgh, mgh। अब देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगा, WGS, यहां से यहां जा रहा है, बट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इसका अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन, mg इंटू h, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो u डेल्टा u की वैल्यू क्या आ जाएगी, mgh माइनस 0, ये हो जाएगा mgh, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, mgh। यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से देखो ये भी mgh है, ये भी mgh है, इसका मतलब यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, हेंस वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, ये जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि W एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा U, दोनों mgh, दोनों क्या है, mgh, तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट क्या आ गया, डेल्टा U आ गया, बट ये कभी आएगा जब उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तभी आएगा, इसलिए वहां पे लिखा हुआ है। एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ गया, माइनस mgh, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी आप इसको लिख सकते हैं WG, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस mgh है, माइनस mgh मतलब माइनस डेल्टा U, राइट, ये mgh है ना, माइनस mgh, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डेल्टा U, माइनस डेल्टा U। ग्रेविटी कैसा फोर्स है, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है सर, पाथ पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, है ना। इसका मतलब ये जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है, बेसिकली ये क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, यहाँ पे तो कंजर्वेटिव फोर्स बन जाएगा ये, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे।
बाद में नोट कर लेना, नहीं हुआ ठीक है, टाइम हो चुका। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ रहा था, माइनस डेल्टा यू, तो ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं WC इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। ये WC क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ दिस। नोट करके एक दो पॉइंट है, साथ में कॉपी कर लो। फर्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी is defined for conservative forces only। सिर्फ ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती, कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन frame of reference, frame of reference। Third, change in potential energy is independent of, change in potential energy is, change in potential energy is independent of frame of reference, is independent of frame of reference, frame of ऑफ रेफरेंस मतलब रेफरेंस लाइन ना, वो भी Yes. मीनिंग है। हाँ बस वही है, फ्रेम रेफरेंस लिख दिया मतलब वही रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस लाइन। चलो नोट कर लिया, आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय। थैंक यू सर। सर वो आपको कैसे मिला WC इक्वल टू माइनस Q, वो WG था ना, लाइक तो WG कैसा फोर्स है, ये कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव इन नेचर, तो इसी Yes, को sir. मैंने WC लिख दिया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बाकी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होगा, उन सबका Yes. सम ये होगा। सब ऐसा ही हो, नहीं जो भी नहीं सब, कंजर्वेटिव, हाँ जो भी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे तो एक ही है ग्रेविटी, जितना भी लगेगा उसकी वजह से माइनस डेल्टा यू आएगा, उसकी वजह से क्या आएगा, माइनस डेल्टा यू आएगा। अच्छा उन सबका सम इज माइनस डेल्टा यू वैसे। यस सर वो प्रीवियस में फिगर आउट उसमें सर आपने a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू कांस्टेंट अज्यूम किया है क्या? क्या, हाँ उसी के लिए डिफाइन है, उसी के लिए ये सब चीज डिफाइन हो। क्लियर? यस सर। तो सर मतलब f एक्सटर्नल इक्वल टू mg है, तो सर वो पार्टिकल से ऊपर मूव कैसे करेगा, मतलब f एक्सटर्नल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना mg से। क्यों ज्यादा होना चाहिए, अगर इक्वल होगा तो मूव नहीं करेगा क्या वो? तो सर इक्वल होगा तो बैलेंस हो जाएगा ना पूरा पूरा, एक ही जगह अरे पर तो जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा सकता है क्या वो? हाँ जा सकते हैं। ओके। तो सर ऐसे जरूरी Net- नहीं है ना कि अगर इक्वल है तो वो मूव अरे यहाँ पे मूव कर रहा है मतलब कंपलसरी है ना भाई, यहाँ पे मूव कर रहा है मतलब कंपलसरी है ना। पहले से वेलोसिटी था थोड़ा। हाँ कंपलसरी है, जब दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब कंपलसरी है ना, वो मूव कर ही रहा है वो। सर वो फर्स्ट पॉइंट कैसे मिला आपको, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। कंजर्वेटिव फोर्स नहीं दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन किसके साथ है, कंजर्वेटिव फोर्स के साथ, तो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वरना पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। देखो जो वर्क होता है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है वही माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, राइट? यस सर। अब देखो कोई अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता, क्या उसकी एनर्जी कन्वर्ट होती, क्या उसकी एनर्जी तो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है ना, लॉस हो जाता है ना, फ्रिक्शन होता है तो एनर्जी लॉस होता है या नहीं होता? यस सर, काइनेटिक एनर्जी कम होता है। हाँ बट कभी ग्रेविटी की वजह से कभी एनर्जी लॉस होगा क्या? देखो पार्टिकल है, यहां से जा रहा है, लीव कर सकते हो यार, जिसका यहां से जा रहा है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है mg, राइट? तो यहां से जब जा रहा है कहीं यहाँ पे आके रेस्ट में आ सकता है ये। यस सर। तो अब देखो इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है, बट जो काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई ना वो किस में कन्वर्ट हो गई है, इसके पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब इसका जो भी वर्क हुआ होगा नेगेटिव में वो इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो चुका है।
कोई लॉस नहीं होगा। पहले भी जितनी एनर्जी थी ना, अभी भी उतनी ही एनर्जी होगी। पहले जितनी एनर्जी थी अभी देखो, अभी इस पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है, हाफ mv² है या नहीं है? यस सर। ये कितना हाइट कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक? h हाँ, तो h की वैल्यू क्या होती है? u²/2g। v²/2g। तो यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, यहाँ पे टोटल एनर्जी आप देखोगे तो कितना आएगा? काइनेटिक एनर्जी जीरो है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। कितनी आएगी? mgh, राइट? यस सर। कितना आ रहा है? mg इंटू v²/2g। अब देखो g से g कैंसिल आउट हो गया ना, हाफ mv²। यस सर। तो नेगेटिव यहाँ पे वर्क भी कर रहा है ग्रेविटी। हाँ, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ, मतलब टोटल एनर्जी हाफ mv² है, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी हाफ mv² है। तो क्या इसके वर्क करने की वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है या टोटल एनर्जी, इसके वर्क करने की वजह से क्या इसकी टोटल एनर्जी में कोई चेंज हुआ है क्या? नो सर। नहीं हुआ ना। लेकिन अगर कोई ड्रैग फोर्स एक्ट कर रहा होता, एयर ड्रैग एक्ट कर रहा होता, तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती, होती या नहीं होती? यस सर, हीट और मोशन है ना। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किसके लिए डिफाइन है? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है वो किसके लिए? अब देखो यहाँ से, अगर ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स mg का वर्क फाइंड करते हैं तो कितना आता? mg इंटू h v²/2g, बट नेगेटिव में आ जाता, g से g गया, माइनस mv² हो गया। यही हो गया ना। यस सर। मतलब जो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या गया? माइनस डेल्टा यू। तो आप सिर्फ इसको किससे रिलेट कर पाएंगे? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्वेटिव फोर्स से ही रिलेट कर पाएंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है? एनर्जी लॉस हो जाता है। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू।